आज हम समझेंगे एनर्जी सिस्टम्स के बारे में, यानी हमारा बॉडी एनर्जी कैसे बनाता है और यूज़ कैसे करता है। ठीक है, एनर्जी सिस्टम्स क्या होता है? एनर्जी सिस्टम्स बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है जो बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एनर्जी बनाती है। ओके, ये एनर्जी एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बनती है। सिंपल लैंग्वेज में एटीपी को हम बॉडी का एनर्जी करेंसी बोल सकते हैं। जब एटीपी ब्रेक होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट पे, तब एनर्जी रिलीज होती है जो बॉडी यूज करती है। किसके लिए? मूवमेंट के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम एक्टिन और मायोसिन फाइबर्स मूव करते हैं और उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। बॉडी में 3 मेजर एनर्जी सिस्टम्स होती है। कौन सा सिस्टम काम करेगा ये डिपेंड करता है एक्टिविटी की इंटेंसिटी और उसकी ड्यूरेशन के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम हम समझेंगे फॉस्फेजन सिस्टम, एटीपी-पीसी सिस्टम। इस सिस्टम को एटीपी-पीसी सिस्टम भी कहते हैं। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एटीपी और पीसी मसल्स में स्टोर होते हैं। पीसी मतलब फॉस्फोक्रिएटिन एनर्जी का फ्यूल सोर्स है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। जब मसल रेस्ट करता है तब एटीपी-पीसी स्टोर्स दोबारा रिप्लेनिश हो जाते हैं। इस सिस्टम की कैपेसिटी स्मॉल होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा देर तक एनर्जी नहीं दे सकता, लेकिन इसका पावर बहुत हाई होता है, यानी ये इंस्टेंटली एनर्जी दे सकता है। शॉर्ट पीरियड के लिए देगा पर इंस्टेंट एनर्जी देगा। ये सिस्टम मेनली यूज होता है शॉर्ट एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज के लिए, जैसे स्प्रिंटिंग, जंपिंग, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, और 30 सेकेंड्स की इंटेंस एक्सरसाइज में ये मेजर एनर्जी सोर्स होता है। दूसरा आ जाते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलिटिक सिस्टम पे। इस सिस्टम को ग्लाइकोलाइसिस सिस्टम भी कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्लाइकोजन या ग्लूकोज फ्यूल सोर्स होता है। इस प्रोसेस में भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। इस प्रोसेस में ग्लूकोज ब्रेक होता है और एटीपी प्रोड्यूस होता है मसल्स के अंदर। ग्लूकोज ब्रेक हो गया और क्या हो जाएगा? एटीपी प्रोड्यूस होता है मसल्स के अंदर। लेकिन इस सिस्टम का बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड होता है। इसी वजह से जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में बर्निंग सेंसेशन, फटीग फील होता है। ठीक है, इस सिस्टम की एनर्जी कैपेसिटी मीडियम है। ये शॉर्ट थी, यहाँ पे मीडियम हो जाएगी। एटीपी-पीसी सिस्टम से ज्यादा लेकिन एरोबिक सिस्टम से कम। एटीपी-पीसी से ज्यादा पर एरोबिक से कम, ये याद रखना हमेशा। ये सिस्टम मोस्टली यूज होता है 30 सेकेंड से 2 मिनट्स पर। 30 सेकेंड से 2 मिनट्स के बीच में ये सिस्टम इंटेंस एक्सरसाइजेस के वक्त काम आता है। ये सिस्टम मोस्टली जैसे 400 मीटर रनिंग में काम आता है या फिर इंटेंस साइकिलिंग पे। ठीक है, ह्यूमन बॉडी एनर्जी बनाने के लिए डिफरेंट सिस्टम्स यूज करते हैं। एटीपी-पीसी सिस्टम है जो कि वेरी फास्ट एनर्जी और शॉर्ट ड्यूरेशन पर काम आती है। दूसरा आ जाता है हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, मीडियम ड्यूरेशन, इंटेंस एक्टिविटी। नेक्स्ट सिस्टम यूजुअली होता है एरोबिक सिस्टम,
जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज के लिए होता है। तो अब ये पढ़ते हैं। अब बात करते हैं एरोबिक सिस्टम की। इस सिस्टम की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्लाइकोजन, फैट्स और प्रोटीन्स का फ्यूल सोर्स। ठीक है, इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। एटीपी मसल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में रीसिंथेसाइज होता है। एटीपी मसल के माइटोकॉन्ड्रिया में वापस रीसिंथेसाइज होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इस सिस्टम की मैक्सिमम कैपेसिटी बहुत हाई होती है, अराउंड 90 मोल एटीपी, लेकिन इसकी पावर लो होती है। पावर लो है और मतलब एनर्जी स्लो स्पीड से प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये सिस्टम मेनली लोग लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कब एरोबिक्स काम आते हैं हमें। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग। यूजुअली एक्सरसाइज के 2 मिनट के बाद एरोबिक एक्सरसाइज डोमिनेट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रिक्रूटमेंट ऑफ मोटर यूनिट्स पे। अब समझते हैं मोटर यूनिट्स के बारे में। मोटर यूनिट्स का रिक्रूटमेंट वर्क रेट पर डिपेंड करता है। क्या है? मोटर यूनिट का रिक्रूटमेंट वर्क रेट पे डिपेंड करता है। एक्सरसाइज के टाइम मसल्स अलग अलग मसल फाइबर्स यूज करते हैं। फर्स्ट आता है स्लो ट्विच फाइबर्स टाइप 1, दूसरा है फास्ट ट्विच टाइप 2B और तीसरा है फास्ट ट्विच टाइप 2A। इन फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यहां लिख रही हूं, स्लो कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है। मायोग्लोबिन और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। तीसरा है ऑक्सीजन यूज करने की कैपेसिटी भी हाई है। ये फाइबर्स मेनली एंड्योरेंस एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। इसका स्लो ट्विच कब यूज होता है? एंड्योरेंस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे है जॉगिंग, साइकिलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। ये फाइबर्स लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज में सबसे पहले एक्टिव होते हैं। अगर आप कोई भी लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हो या फिर लो थ्रेशोल्ड ऑफ एक्टिवेशन बोल सकते हैं, तभी हमें स्लो ट्विच फाइबर्स का काम लगता है। दूसरा आ जाते हैं हम फास्ट ट्विच फाइबर्स पे, टाइप 2B। इन फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है। ये स्लो था, ये फास्ट है। दूसरा मायोग्लोबिन कम होता है, इसमें मायोग्लोबिन कम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं। ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी इसकी हाई होती है, हाई ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी। ये फाइबर्स पावर और एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं। ये एंड्योरेंस के लिए यूज होते हैं और ये पावर और एक्सप्लोसिव एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स क्या रहेंगे? स्प्रिंटिंग, जॉगिंग, जंपिंग, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फास्ट ट्विच फाइबर्स टाइप 2A पर। ये फाइबर्स टाइप 1 और टाइप 2B दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। कौन से? टाइप 1 एंड 2B दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें। इसलिए ये फाइबर्स एरोबिक और एनारोबिक दोनों एक्टिविटीज में यूज हो सकते हैं। ये फाइबर्स दोनों एरोबिक एंड एनारोबिक में यूज होते हैं।
ठीक है, अब आ जाते हैं हम फंक्शनल इम्प्लीकेशंस पर। डिफरेंट ड्यूरेशन और इंटेंसिटी की एक्टिविटीज डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स यूज करती है। जैसे कि फ्यू सेकेंड्स की इंटेंस एक्टिविटी है तो फॉस्फेजन सिस्टम यूज होता है। यहां पर लिख देती हूं मैं, अगर मतलब ये सारी सिस्टम्स जो है वो कब काम आएगी, हम ये फंक्शनल इम्प्लीकेशंस कब यूज करेंगे वो हम बता रहे हैं। अगर फ्यू सेकेंड्स की ही इंटेंस एक्टिविटी है तो हम कौन सी सिस्टम यूज करेंगे, फॉस्फेजन सिस्टम। ठीक है, अगर जिससे हमारे मसल्स एंड लिगामेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, दूसरा 1-2 मिनट की इंटेंस एक्टिविटी है, अगर 1 से 2 मिनट की इंटेंस एक्टिविटी है तो हम फॉस्फेजन प्लस एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर 3 to 5 मिनट्स की मॉडरेट, ये इंटेंस थी ये दोनों, अगर हम 3 to 5 मिनट्स की मॉडरेट एक्टिविटी कर रहे हैं तो फॉस्फेजन प्लस एनारोबिक प्लस एरोबिक तीनों ही कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर हमारी एक्टिविटी 20 या 30 मिनट से, मैं यहां पर लिख रही हूं 20 या 30 मिनट से ज्यादा की एक्टिविटी है तो एरोबिक एक्सरसाइज जो है, मतलब एरोबिक सिस्टम जो है वो रोल प्ले करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एनर्जी एक्सपेंडिचर पर। अब बात करते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर की। ठीक है, एनर्जी एक्सपेंडिचर का मतलब है बॉडी कितनी एनर्जी यूज करती है फिजिकल एक्टिविटी के टाइम। ठीक है, एनर्जी कितनी यूज हुई, मतलब बॉडी कितनी एनर्जी यूज करती है फिजिकल एक्टिविटी के वक्त, उसको बोलते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसे यूजुअली किलो कैलोरीज में हम मेजर करते हैं। एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। हमेशा एक्टिविटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, लाइट, मॉडरेट, हैवी। एनर्जी कॉस्ट डिपेंड करता है, कितनी एनर्जी यूज होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बॉडी मास। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनर्जी कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगी, बॉडी मास, बॉडी का कितना मास है, मैकेनिकल एफिशिएंसी, स्ट्राइड लेंथ, एयर रेजिस्टेंस और टेरेन के ऊपर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वांटिफिकेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी एक्सपेंडिचर को मेजर करने के लिए एमिटीज और किलो कैलोरीज यूज किए जाते हैं, एमिटीज और किलो कैलोरीज। अब एमिटी मतलब मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट, मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 MET, एक मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट का मतलब होता है रेस्टिंग कंडीशन में ऑक्सीजन कंजम्पशन। अगर रेस्टिंग कंडीशन में ऑक्सीजन कंजम्पशन, मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं रेस्टिंग कंडीशन पे हूँ तो मेरा कितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है
वो बताएगा हमें 1 MET। तो 1 MET होता है 3.5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पर kg बॉडी वेट पर मिनट। ठीक है। अब किलो कैलोरी एनर्जी का मेजर है। ठीक है, किलो कैलोरी एनर्जी का मेजर है। वो मतलब अगर मैं 1 किलो कैलोरी लिखूं तो वो कितना होगा, ये हो गया 1 MET। 1 किलो कैलोरी लिखूं तो वो हीट एनर्जी को 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है। 1 kg वाटर हीट एनर्जी जो 1 kg वाटर को मतलब 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है। अप्रोक्सीमेट रिलेशन देखने जाए तो 5 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, 1 ये रहा 5 किलो कैलोरीज इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज को एनर्जी एक्सपेंडिचर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि लाइट एक्टिविटी, मॉडरेट और विगरस। लाइट एक्टिविटी को हम 2 से 2.9 METs का स्कोर देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जैसे कि सिटिंग, स्टैंडिंग, स्लो वॉकिंग, लाइट हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, ये सब आती है हमारी लाइट एक्टिविटी में। मॉडरेट एक्टिविटी जो हम लेते हैं वो 3 से 5.9 METs का स्कोर दिया है हमने इसको, जिसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं वॉकिंग डाउन स्टेयर्स, या फिर वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 2.5 to 3.5 mph। ओके, प्लेइंग गोल्फ। ठीक है, ये सारी मॉडरेट एक्टिविटी आती है। तीसरा आता है हमारा विगरस एक्टिविटी, जिसमें 6 to 8.8 METs का स्कोर दिया है हमने, जिसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फास्ट वॉकिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, रनिंग, शोवलिंग स्नो। ये सारे विगरस एक्टिविटी में हम काउंट करेंगे। ठीक है, मतलब ह्यूमन बॉडी एक्सरसाइज के टाइम डिफरेंट एनर्जी सिस्टम्स और मसल फाइबर्स यूज करता है। शॉर्ट इंटेंसिटी एक्टिविटी हो तो फॉस्फेजन सिस्टम, मीडियम हो तो एनारोबिक, लॉन्ग हो तो एरोबिक। और बॉडी की एनर्जी एक्सपेंडिचर को METs और किलो कैलोरीज से मेजर किया जाता है। ठीक है, ये सारी आपको एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑफ डेली टास्क दिया गया है। मतलब अगर आप 1 to 2.9 की MET देख रहे हो तो वो कौन सी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी पे कितना MET स्कोर होता है वो हमें दिया गया है, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, सो अब हम एफिशिएंसी पर आ जाते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है बॉडी कितनी एनर्जी यूज करके कितना यूजफुल वर्क प्रोड्यूस करती है, कितनी एनर्जी यूज करके कितना यूजफुल वर्क प्रोड्यूस करती है, वो होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को यूजुअली परसेंटेज में हम मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। परसेंट एफिशिएंसी मतलब यूजफुल वर्क का आउटपुट बाय एनर्जी एक्सपेंडेड और वर्क इनपुट इनटू 100। सिंपल वर्ड्स में, अगर बॉडी कम एनर्जी यूज करके ज़्यादा काम कर रही है तो उसकी एफिशिएंसी हाई होती है। क्या बोला मैंने? कम एनर्जी पे ज़्यादा वर्क आउटपुट, तो उसका होता है हमारा ज़्यादा एफिशिएंट वर्क। अगर ज़्यादा एनर्जी लग रही है और कम काम हो रहा है तो एफिशिएंसी लो होती है। वर्क आउटपुट क्या होता है?
वर्क आउटपुट का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। मतलब अगर कोई फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस तक मूव किया जाता है तो वर्क परफॉर्म होता है। ठीक है, वापस से बोल रही हूँ, अगर कोई फोर्स जनरेट करके, फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हो तो हम उसको बोलेंगे वर्क परफॉर्म हुआ। वर्क को पावर यूनिट्स में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम। ठीक है, अब हम ट्रेडमिल एग्जाम्पल ले लेते, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते ट्रेडमिल का। ठीक है, अगर ट्रेडमिल एक्सरसाइज के केस में वर्क कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें कैसे वर्क काउंट होगा, यहाँ वर्क बॉडी वेट इनटू वर्टिकल डिस्टेंस होता है। अगर मैं ट्रेडमिल का एग्जाम्पल लूँ तो ट्रेडमिल पे जो वर्क होता है वो कैसे काउंट होता है, वर्क इक्वल्स टू बॉडी वेट इनटू वर्टिकल डिस्टेंस। मतलब जब कोई ट्रेडमिल पर इंक्लाइन वॉक करता है तो उसका बॉडी वेट वर्टिकली ऊपर लिफ्ट होता है और वही वर्क कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये ट्रेडमिल का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं बाइसाइकिल एर्गोमीटर की बात करूं, बाइसाइकिल एर्गोमीटर, अगर मुझे उसका वर्क काउंट करना है तो इसमें होगा डिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस, डिस्टेंस इंटू रेजिस्टेंस। ओके, यहाँ डिस्टेंस एक्चुअली फ्लाई व्हील की सर्कमफरेंस इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होता है। फ्लाई व्हील मतलब हम जो बाइसाइकिल एर्गोमीटर आप देखोगे तो उसमें फ्लाई व्हील होते हैं जिसकी सर्कमफरेंस हम काउंट करते हैं। मतलब उसका सर्कमफरेंस कितना है इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, कितना पेशेंट ले रहा है या फिर एक हेल्दी इंडिविजुअल ले रहा है, और उसको बाइसाइकिल की रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब वर्क इनपुट की बात करें तो वर्क इनपुट बेसिकली एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। इसे मेजर किया जाता है ऑक्सीजन कंजम्पशन के थ्रू। कितना ऑक्सीजन पर यूनिट टाइम पे हमारा यूज हुआ उसको हम बोलेंगे वर्क इनपुट। एरोबिक एक्सरसाइज में बॉडी जो ऑक्सीजन रेस्ट स्टेट में यूज करती है, एरोबिक एक्सरसाइज में बॉडी जो ऑक्सीजन रेस्ट स्टेट पे यूज करती है उसे कहते हैं वर्क इनपुट या फिर VO2 ऑक्सीजन कंजम्पशन। ठीक है, रेस्टिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन को एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। मतलब एक्सरसाइज के टाइम अगर मुझे वर्क इनपुट जानना है तो मैं रेस्टिंग के ऑक्सीजन कंजम्पशन को माइनस कर दूंगी एक्सरसाइज वाले ऑक्सीजन कंजम्पशन से। ठीक है, इससे हमें नेट ऑक्सीजन कंजम्पशन मिलता है। अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूं तो एक्सरसाइज स्टार्ट होने के बाद बॉडी इमीडिएटली स्टेबल कंडीशन में नहीं आती। यूजुअली 3 to 4 मिनट्स के अंदर स्टेडी स्टेट अचीव होता है अगर एक्सरसाइज लोड कांस्टेंट हो तो। स्टेडी स्टेट का मतलब है ऑक्सीजन कंजम्पशन स्टेबल हो जाना। ठीक है, ऑक्सीजन कंजम्पशन स्टेबल तभी होता है जब एनर्जी डिमांड और एनर्जी सप्लाई बैलेंस हो जाता है। इस पीरियड में VO2 वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब नेट ऑक्सीजन कॉस्ट मतलब टोटल नेट ऑक्सीजन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए नेट ऑक्सीजन कंजम्पशन कितना अमाउंट ऑफ टोटल ऑक्सीजन हमारा कंज्यूम हुआ इनटू कितने टाइम तक एक्सरसाइज चली, इससे हमें मिलता है नेट ऑक्सीजन कॉस्ट। ठीक है, अगर बॉडी को सेम एक्टिविटी करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो उसका मतलब एफिशिएंसी कम है, और अगर कम ऑक्सीजन में एक्टिविटी हो जाए तो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की एफिशिएंसी। जनरली ह्यूमन बॉडी की लार्ज मसल एक्टिविटीज़ की एफिशिएंसी अराउंड 20 to 25% होती है। मतलब बॉडी जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसका सिर्फ 20 to 25% यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है, बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है।
कंक्लूजन पे आते हैं, हम इतना सब कुछ किया तो एफिशिएंसी हमें बताती है कि बॉडी एनर्जी को कितनी इफेक्टिवली यूज़ कर रही है। बॉडी एनर्जी को कितनी इफेक्टिवली यूज़ कर रही है। वर्क आउटपुट डिपेंड करता है फोर्स और डिस्टेंस पर, वर्क इनपुट डिपेंड करता है ऑक्सीजन कंजम्पशन पर। एक्सरसाइज के 3 to 4 मिनट्स बाद ही स्टेडी स्टेट अचीव होता है। ह्यूमन बॉडी की एफिशिएंसी यूजुअली 20-25% होती है। सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक बाय बाय, स्टे ट्यून।